हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया की दर किसे कहते हैं और अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए, कई सारे स्टूडेंट का कहना रहता है कि सर आप एक क्वेश्चन बता दिया करें कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इस पे क्वेश्चन आने की संभावना इसी प्रकार रहेगी कि रासायनिक अपक्रिया की दर किसे कहते हैं, अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो सबसे पहले आप रासायनिक अपक्रिया की दर के परिभाषा को समझें। किसी रासायनिक अपक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। अब देखिए, अभिकारक में और उत्पाद में कैसे परिवर्तन होता है। तो पहले आपको तो पता होगी, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ होता है। पहला होता है अभिकारक, ठीक है, और दूसरा होता है उत्पाद। अब देखिए, थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी में भी बता सकता था। तो देखिए, अभिकारक क्या है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है। जैसे ए आदि रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है तो ये अभिकारक कहलाएगा। जैसे अपन दूध लिए और इससे अपन चाय बना रहे हैं, समझने की बात है, या दूध से दही बना रहे हैं, ठीक है, और तो ये दही आपका बी बन गया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये अभिकारक लिया और उत्पाद बन गया बी। अच्छा, अभिकारक से जैसे आप लिए दूध, दूध से जब दही बनता है तो दूध में धीरे धीरे कमी आती जाती है। क्यों? जैसे जैसे दूध दही में परिवर्तित होते जाता है। समझिएगा थोड़ा सा, मैंने दूध लिया और दूध किस में बदल रहा है, दही में बदल रहा है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट दूध में कमी आएगी, मतलब अपक्रिया बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, अपक्रिया भी बढ़ती जाएगी, तो दूध में कमी आती जाएगी और वैसे वैसे दही में वृद्धि होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्पाद में वृद्धि होगा। अपक्रिया का समय बढ़ता जाएगा, है ना। समय के बढ़ने के साथ साथ अपक्रिया की दर भी बढ़ती जाएगी, जिससे जो अभिकारक है किस में बदल रहा है, उत्पाद में। तो अभिकारक की मात्रा में कमी होगी और उत्पाद में वृद्धि होगा। ये दो चीजें आप क्लियर कर लें कि कभी भी अभिकारक में वृद्धि नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभिकारक जो है उत्पाद में बदल रहा है, तो अभिकारक में कमी आएगी और उत्पाद में वृद्धि होगी। इसीलिए कहा गया है किसी रासायनिक अपक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन होता है मतलब अभिकारक में कमी आती है, उत्पाद में वृद्धि होती है। दो चीजें हमेशा याद रखना, क्लियर। तो जब भी अभिकारक हम दर्शाएंगे तो निगेटिव में दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कमी आती है। और उत्पाद जब भी हम दर्शाएंगे तो पॉजिटिव पे दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि उत्पाद में हमेशा वृद्धि होती है। क्लियर? यहां पर समझ गए इतना। तो अभिक्रिया की दर जो है, अभिकारक हुआ उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में कितना परिवर्तन होता है, ये अभिक्रिया की दर कहलाती है। इसके साथ भी अगला जो फार्मूला है, तो देखिए, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे समय अंतराल। कमी क्यों हो रहा है? क्योंकि अभिकारक किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। तो धीरे धीरे करके अभिकारक में कमी आती जाती है, ठीक है ना। और अभिकारक में जैसे जैसे कमी आती है वैसे वैसे उत्पाद में वृद्धि होती है। इसलिए स्टूडेंट हमने अल्प समय अंतराल के लिए कर दिया dt समय में जो dA है निगेटिव हो रहा है। निगेटिव का मतलब अभिकारक में कमी आ रही है। ये किस में बदल रहा है, तो ये उस उत्पाद में बदल रहा है। किस में बदल रहा है स्टूडेंट, तो उत्पाद में बदल रहा है, इसलिए माइनस है। बहुत सारे स्टूडेंटों को माइंड में कंफ्यूजन बना रहता है कि सर निगेटिव क्यों लिया आपने, पॉजिटिव क्यों नहीं ले लिया, जबकि अभिकारक तो पॉजिटिव होता है। मेरे भाई, मैं यहां पर यह बताने जा रहा हूं कि जैसे दूध लिया आपने, दही में बदल रहा है, तो दूध की मात्रा में धीरे धीरे कमी आएगी और दूध में की मात्रा में कमी आएगी मतलब निगेटिव होगा, इसलिए यहां पर माइनस लिया गया है। इतना क्लियर। दूसरा चीज ये भी फार्मूला है कि अभिक्रिया की दर जो है उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, अब वृद्धि हो रहा है तो इसलिए अपन ने डीबी यहां पर प्लस ले लिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब अभिक्रिया की दर की इकाई ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सांद्रता का होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, और बटे ये जो समय अंतराल का सेकेंड, तो मोल प्रति लीटर सेकेंड। यहां पर मत करिए बटे, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड या मोल प्रति लीटर सेकेंड, ऐसा कर दीजिए, मोल प्रति लीटर सेकेंड। क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए मोल है तो मोल रहने दीजिए, और जब लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये अपन कर सकते हैं। तो ये अभिक्रिया के दर की इकाई आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया अभिक्रिया की दर, और इस दर का फार्मूला -dA/dt, क्योंकि अभिकारक में कमी, और जब +dB/dt भी हमने उत्पाद माना था और उत्पाद में वृद्धि हो रही है। क्लियर? अब चलिए देख लेते हैं क्या अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक।
तो देखिए पहला जो है अभिकारकों का सांद्रण। सांद्रण का मतलब समझें, कोई भी विलयन है उसमें विलेय पदार्थ जितना अधिक होगा वो उतना ही सांद्र होगा, और जितना विलेय पदार्थ कम होगा उतना ही कम सांद्र होगा, अर्थात तनु होगा। ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिक होते हैं उसे हम सांद्र कहते हैं, और जिसमें विलेय पदार्थ कम होते हैं उसे हम तनु कहते हैं। अब देखिए सांद्र में होता क्या है, विलेय पदार्थ अधिक है मतलब उनमें कणों की संख्या अधिक है। कणों की संख्या अधिक है तो टक्कर अधिक होगी, और जब टक्कर अधिक होगा तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगा कि नहीं? जी हां। तो अभिकारकों की सांद्रता यदि बढ़ जाए तो डेफिनेट रूप से स्टूडेंट अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। समझ गए? बातें समझना आपको, चीजें मैं क्या समझा रहा हूं। आपके पास एक विलयन है और विलयन में, ठीक है, अभिकारक है। अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यदि हम इसमें सांद्रता बढ़ा दें, सांद्रता बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? सांद्रता। सांद्रता बढ़ाने से इनमें कणों की संख्या में वृद्धि होती है। कणों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। अब जब कणों की संख्या में वृद्धि होगी, यानी विलेय पदार्थ के कण की संख्या वृद्धि होगी, इनमें प्रभावी टक्कर बढ़ेगा, आपस में ज्यादा मात्रा में टकराएंगे, और जब ज्यादा मात्रा में टकराएंगे, समझिएगा बात को, जब ज्यादा मात्रा में टकराएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। समझ गए ना? मतलब किसी भी अभिकारक का, कोई भी आपके पास अभिकारक है, यदि इसका हम सांद्रता बढ़ा दें, यदि इसका सांद्रता बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, सिंपल से। क्लियर स्टूडेंट? तो समझ में आ गया होगा कि अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर निश्चित आयतन में कणों की संख्या वृद्धि हो जाती है, जिससे अणुओं में प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया की दर उच्च हो जाती है। क्लियर? चीजें खत्म, ठीक है। दूसरा समझिए, ताप का प्रभाव। पहला तो इजी था। अब देखिए ताप बढ़ाने से क्या होता है, जैसे आपने पानी रखा, सिंपल सा पानी है आपके पास, और उसको यदि आप गर्म करोगे तो देखने को मिलेगा आपको कि उबलने लगता है। उबलने लगता है मतलब उसके जो कण हैं वो गति करने लगते हैं। समझ रहे हैं ना? उनके जो कण हैं वो गति करने लगते हैं, और जब गति करेंगे तो प्रभावी टक्कर बढ़ेगा, और जब टक्कर होगा तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, सिंपल सा, ठीक है ना। आप कोई भी, मतलब आप एक अपने घर में किचन का एग्जांपल लो, कुछ भी खाना पका रहे हो, गर्म करोगे तो उसमें गति होगा। देखते हैं पानी रहता है, उबलने लगता है मतलब उनके अणुओं, उनके परमाणुओं या उनके दशक अवयव घटकों पर क्या होती है? गति होती है। कुल मिलाकर यहां पर कण ही कहेंगे। तो कणों में क्या होती है? गति होती है। जब गति होगी तो टक्कर होगा। जितना तेज यदि आप गाड़ी चलाओगे तभी एक्सीडेंट होगा, सिंपल है। यदि गाड़ी तेज नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो यदि आपके पास ताप बढ़ाने से कणों में गति बढ़ती है तो डेफिनेट है टक्कर बढ़ेगा और अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगा, सिंपल। तो अब यहां पर ताप का प्रभाव देखें। सामान्यतः अभिक्रिया की दर, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर कम होती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने की अभिक्रिया दर बढ़ती है। अभिक्रिया के ताप में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर में क्या प्रभाव होता है? तो अभिक्रिया की दर दुगनी होती है। अब यहां एक फैक्ट समझना है कि ऊष्माशोषी में बढ़ता है। ऊष्माशोषी में क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता रही। अब ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा जब बाहर निकल जा रहा है, और जब ऊष्मा बाहर निकल जा रहा है तो अणुओं में गति कम हो जाएगी, और जब अणुओं में गति कम हो जाएगी तो सिंपल टक्कर कम हो जाएगा, और टक्कर कम होगा तो अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? मतलब 100 सा सीधा एक, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से स्टूडेंट अभिकारक के कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है। गतिशीलता बढ़ने से टक्कर बढ़ जाते हैं, और टक्कर बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्लियर? समझ गए? चलिए अगला अपना है विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव देखिए, विकिरण के प्रभाव से अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विकिरण में उपस्थित फोटॉन अपनी समस्त ऊर्जा अणुओं की उत्तेजित करने के लिए दे देती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब विकिरण भी एक प्रकार का एक ऊर्जा है। जैसे सूर्य से आने वाली विकिरण या किरणें, उसमें फोटॉन छोटे छोटे बंडलों के रूप में उपस्थित रहता है।
फोटान ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में होता है। परिभाषा ये है, ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाया जाता है जिसे हम फोटान कहते हैं। अब यही फोटान जिसे अभी कारक में पड़ता है तो वो उसे दे देता है, और जब ऊर्जा कोई पाता है तो उसमें गतिशीलता बढ़ती है, और गतिशीलता बढ़ने से अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। कुल मिलाकर विकिरण के प्रभाव से अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। अगला देखिए चौथा नंबर 5 आपको पढ़ना है, दाब बढ़ाने से। देखिए दाब बढ़ाने से अणु पास पास आएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर एक बिलियन लिया था, इसमें यदि मैं यहां पर एक पिस्टन लगा देता, ये पिस्टन, और इसके माध्यम से मैं इस पे दाब लगा देता, क्या लगा देता, दाब। तो जब दाब लगाता तो ये अणु जो है, कण जो है, पास पास आते, और जब पास पास आते तो उनमें टक्कर बढ़ जाती, और जैसे टक्कर बढ़ती तो अपक्रिया की दर भी बढ़ जाती। क्लियर। तो यदि अवक्रिया तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो अवक्रिया की गति दाब का प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं तो अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। चलिए लास्ट पॉइंट है आपका 5वां नंबर, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं किंतु स्वयं परिवर्तित नहीं होते, रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ, जैसे आप स्टूडेंट हो, आपके पास बुक है, आप पढ़ते जा रहे हो, लेकिन इसके लिए आपको तीसरे चीज की जरूरत होती है। वो कौन है, वो टीचर है आपके। जैसे आप मुझसे ही पढ़ रहे हो तो आपको मैं क्या कर रहा हूं, केवल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, केवल मैं बता रहा हूं कि ऐसे पढ़ना आपको, लेकिन आपके पेपर में मैं जाऊंगा नहीं, मैं आपके पेपर में नहीं जाऊंगा, और ना ही आपको वहां पर कॉपी लिखते समय बताऊंगा कि आप ऐसा लिखो, लेकिन अभी मैं आपको उत्प्रेरित कर रहा हूं। तो उत्प्रेरक भी ऐसा है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रहा है तो उसके दर को बढ़ाता है, घटाता है। टीचर आपका भविष्य है, समझो क्यों, क्योंकि टीचर चाहे तो आपको अच्छे से अच्छे स्तर तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि टीचर चाहे तो आपको बर्बाद भी कर सकता है। समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार उत्प्रेरक है, रासायनिक अपक्रिया की दर को या तो घटा देता है या तो बढ़ा देता है, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है, वो वहीं पे रहेगा। टीचर अपनी जगह पे रहते हैं, बच्चे कहीं से कहीं बन जाते हैं। नॉर्मल बच्चा एक IAS ऑफिसर बन सकता है, लेकिन टीचर हमेशा जिंदगी भर पढ़ाता रहेगा। सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में प्रभाव पड़ जाए। तो उत्प्रेरक से रासायनिक अपक्रिया की दर बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। क्लियर। तो इस प्रकार से 5 जो प्रभावित करने वाले कारक आप लोग तैयार कर लो। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। प्लीज यदि नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में इसी प्रकार नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।